हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज का जो टॉपिक हम करने वाले हैं ये है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ये अकेला टॉपिक 30 नंबर का है क्योंकि पेपर 1 के अंदर आप देखेंगे यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा जिसमें कि 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। और वही पेपर 2 अगर हम देखेंगे तो आज के टाइम पर पेपर 2 के अंदर भी 2 आरसी पूछे जाने लगे हैं। तो ये जो वीडियो क्लास रहने वाली आज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज 30 मार्क्स तक आप स्कोर कर सकते हैं अगर आप आरसी को अच्छे से बना के आते हैं एग्जाम में। तो आज हमारी क्लास नंबर 3 है रिवीजन सीरीज 3.0 की। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं विद टिप्स एंड ट्रिक्स ताकि मिनिमम टाइम में आप एक्यूरेसी के साथ बिना गलती किए हुए इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सके एग्जाम में। तो बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस एक काम करना है कि आपको वीडियो को एंड तक देखना है विदाउट स्किप किए हुए। विदाउट अगर आप स्किप करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ओनली एग्जाम टारगेटेड कंटेंट रहेगा। मैं आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करके बताऊंगा, पहले टिप्स एंड ट्रिक्स समझाऊंगा, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करके समझाऊंगा। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है पीवाईक्यू का। तो इसी की तरह सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो गाइस ये जो आज की क्लास रहने वाली है कंप्लीटली फ्रूटफुल रहने वाली है, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इससे पहले मैं इस रिवीजन सीरीज की 2 क्लासें ऑलरेडी ले चुका हूं बिकॉज आज 3rd क्लास है। क्लास 1 में हमने टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट फिनिश किया था 30 मिनट्स के अंदर अंदर, और वही सेम काम हमने रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट यूनिट फिनिश की थी 30 मिनट्स के अंदर अंदर। तो इन दोनों ही क्लासेस मतलब इनफैक्ट इस रिवीजन सीरीज 3.0 की जो प्लेलिस्ट है इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में। तो आप यहाँ पर इन सभी स्टार्टिंग की जो क्लासेस ले रखी मैंने उनको आप सभी को अटेंड कर सकते हैं। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप चैनल भी मैंने आप सभी के लिए बना दिया है, आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। क्लासेस के जो लिंक होते हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है मैं यहाँ पर आपको शेयर करता रहता हूँ। तो गाइस मेक श्योर आप यहाँ पे हमें फॉलो करें। इन सभी के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो आप अगर फॉलो करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, आपको यहाँ पर अपडेट मिलते रहेंगे। मैंने एक सीरीज इससे पहले भी करवाई थी आप सभी को, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। तो गाइस आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, इसमें भी हमने टू द पॉइंट स्टडी करी थी। तो आप चाहें तो इस सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं सीरीज को फॉलो किए हुए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और डिस्कस करते हैं। पहले हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स समझेंगे। एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है तो ऐसे में मैंने आप सभी के लिए सुपर फास्ट बैच स्टार्ट किए थे जिनको डिजाइन ही इस तरीके से किया गया था कि आपका जो कंप्लीट कंटेंट है वो टू द पॉइंट मिलेगा, एग्जाम टारगेटेड मिलेगा आपको, और सिलेबस और विद रिवीजन आप मिनिमम टाइम में कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम आपको पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉल साइंस पढ़ाते हैं। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो 1 मंथ वाला स्पेशल क्रैश कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ दिसंबर एग्जाम के लिए है और इसी एग्जाम को ध्यान में रख करके इसको डिजाइन किया गया है। इस एग्जाम के बाद ये अवेलेबल नहीं रहेगा, तो सिर्फ इसी एग्जाम के लिए आप इसको इनरोल कर सकते हैं। इसमें अगर आप जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऐसे में आप 6 मंथ या फिर 12 मंथ वाला कोर्स भी कंसिडर कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस रहेगी। बट अगर आप चाहते हैं कि दिसंबर एग्जाम में आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें, तो आप ये सुपर फास्ट बैच इनरोल कर सकते हैं। फीस भी बहुत ही मिनिमम रखी है हमने, आप कोई भी इनरोल कर सकता है। गूगल प्ले स्टोर से आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो इसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दैट इज हिंदी में बोलें तो समझ बूझ कर पढ़ना। ओके सो गाइस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे पहले समझेंगे कि इसकी मीनिंग क्या होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? दैट इज कॉम्प्रिहेंड, अगर हिंदी में बोले तो समझना। गाइस जो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है, एग्जामिनर का मेन जो पर्पस होता है इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को एग्जाम में डालने का, दैट इज समझना कि आपको चीजें पढ़ी हुई कितनी समझ में आती हैं। बिकॉज जब आप कॉलेज में पढ़ाने जाएंगे और जब आप अपने कोई ऑफिशियल काम करेंगे कॉलेज में बैठ करके, सपोज करो कोई डॉक्यूमेंट आ गया अचानक से यूनिवर्सिटी की तरफ से और आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर आपको वो डॉक्यूमेंट पकड़ा दिया गया कि चलो इस डॉक्यूमेंट को आपको रीड आउट करके बताना है, बच्चों को समझाना है। तो ऐसे में अगर आपको खुद ही समझ में नहीं आएगा तो आप बच्चों को क्या समझाएंगे? तो ऐसे में चीजें आपको जो है समझ में आनी चाहिए पढ़ी हुई। तो यहाँ पर जब आपके सामने कोई चीज पढ़ी लिखी हुई होती है तो उसको आप कितना समझ पाते हो, उसको आप कितना इंटरप्रेट कर पाते हो अपने सेंस में, तो बस इसी को जज करना होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का काम। और इससे अलावा इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो कि आपको दिया जाता है। तो इस आरसी का जो मुख्य उद्देश्य है आपके पढ़ने की कौशल, दैट इज रीडिंग स्किल्स आपके अंदर कितनी है, आप चीजों को पढ़ करके कितना समझ पाते हो ये जानना है, ना कि आपकी व्याकरण दैट इज ग्रामर आपकी कितनी स्ट्रांग है। उस ग्रामर को जानने की बजाय आपको पढ़ने की कितने कौशल है, मतलब आप चीजों को कितना अच्छे से पढ़ पाते हो, कितना समझ पाते हो। समझ रहे हैं आप लोग? कॉम्प्रिहेंशन जो होता है ना, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब भी होता है समझना। समझ आपको कितना समझ में आता है जो पढ़ लिखा हुआ होता है।
तो इसलिए जो है इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आपके एग्जाम में डाला गया है और कोई पर्पज नहीं है इसको डालने का। और गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो आपको है, जो आपको चेक करना है, आपको जज करना है कि आपको पढ़ा हुआ कितना समझ में आता है। बिकॉज आपको ना सिर्फ क्लास में पढ़ाना है, बल्कि आपको कोई अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको इशू किया जाता है तो वो भी आपको समझ में आना चाहिए पढ़ने के बाद कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो वैसे जो पैसेज गिवन होता है इसको हम अगर दो पार्ट में डिवाइड करें तो कंप्लीट जो आपका पैसेज गिवन है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है आपका मेन आइडिया। आपके पैसेज में एक मेन आइडिया होता है जिसके ऊपर कंप्लीट पैसेज जो है वो लिखा होता है, और एक होता है सपोर्टिंग आइडिया, मतलब उसके आसपास की बातें। जैसे फॉर एग्जांपल एक पैसेज गिवन है जिसमें इंडियन इकोनॉमी की बात की जा रही है कि आफ्टर कोविड-19, या फिर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की जो हालत खराब हो रही है, मतलब जो हमारी इंडियन इकोनॉमी वो डेवलपिंग है और इंडियन इकोनॉमी की जो हालत है वो पहले से खराब होती जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इस आइडिया के ऊपर इस पैसेज में कोई बात लिखी हुई है तो इसका मतलब है कि सपोज करो कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे कि हमारे इंडिया में डिमोनेटाइजेशन हुआ, फिर इंडिया में जीएसटी लेके आए, फिर हमारे इंडिया में कोविड आ गया, फिर इस तरीके से जो चीजें हैं वो हो रही हैं। तो मतलब जो यहाँ पर बातें लिखी हुई है वो सपोर्टिंग आइडिया है। वो सब क्या है? सपोर्टिंग आइडिया, जो कि इस मेन आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी जो है वो दिन पर दिन डाउन होती जा रही है। दैट इज द मेन आइडिया कि इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जो है वो पैसेज गिवन है जिसका मेन काम ये है, मतलब जो मेन आइडिया वो ये बताना है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो दिन पर दिन डाउन होती जा रही है। दिस वाज द मेन आइडिया। और इसके सपोर्टिंग में जो है बातें लिखी होंगी, जैसे कि कुछ भी लिखा होगा, जैसे कि इंडिया में एग्रीकल्चर जो इतना स्ट्रांग नहीं है, मॉनसून अच्छा नहीं चल रहा है इंडिया का, या कोविड की वजह से बहुत ज्यादा शटडाउन हुए हैं जिस वजह से कंपनियां प्रोडक्शन नहीं कर पाई। तो इसका मतलब है कि सपोर्टिंग जो है लाइनें, सपोर्टिंग जो पैराग्राफ वो गिवन होंगे, लेकिन जो मेन आइडिया है उसको आपको पहचानना होगा गाइस। तो आपको कहने का मतलब है कि पैसेज को आपको जब आप पढ़ेंगे समझेंगे तो कहीं ना कहीं जो ये दो चीजें हैं आपको इस चीज को आइडेंटिफाई करना होगा कि पैसेज किस बारे में गिवन है और पैसेज में और सपोर्टिंग आइडियाज क्या क्या गिवन है, क्योंकि जो चीजें हैं आपके हेल्प करेंगी आंसर को निकालने में। अब ये जो चीजें कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, मैं आपको बताऊंगा अभी। चलिए आगे समझते हैं गाइस कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, अब हम समझेंगे कि कितने तरह के जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गाइस सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा नेट का एग्जाम होता है, फिर जो भी टीचिंग से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं, यहाँ पर जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो इतना ज्यादा टफ नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपका मेन काम है एज ए टीचर, आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो, तो आपकी टीचिंग स्किल्स को चेक करना है, आपके अंदर जो रिसर्च की स्किल्स है उनको चेक करना है, ना कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। मतलब इसको भी चेक करना है लेकिन इतना ज्यादा डिटेल में नहीं चेक करना है जितना कि बैंकों वगैरह में होता है। बैंक में, या फिर हम बात करें यूपीएससी के जो एग्जाम होते हैं, वहां कुछ ज्यादा ही डिटेल में जो है चीजें आपसे पूछी जाती हैं। बट हमारे यूजीसी नेट एग्जाम में हम बात करें, जो भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम रहते हैं बीएड के या सीटेट के, यहाँ पर इतना ज्यादा जो है इन डेप्थ जो है चीजें नहीं पूछी जाती। मतलब फिर भी क्वेश्चन जो है अच्छे खासे लेवल के बनते हैं, लेकिन उसके कंपैरेटिवली इतने टफ नहीं बनते हैं। तो सबसे हमारे लिए अच्छी बात ये है कि हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल गया इस चीज में। तो वैसे अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की, सो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज सिंपल डायरेक्ट इंटेरोगेटिव आइडिया बेस्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। मतलब सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्यक्ष, प्रश्नवाचक, विचार या आधारित प्रश्न। मतलब कहने का कि अगर कोई सपोज करो हमारे यहाँ पर इस पैसेज में कोई फैक्ट गिवन है, जैसे सपोज करो आरबीआई के बारे में लिखा हुआ है कि जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और ये स्टैब्लिश हुई थी 1935 में, और इसको स्टेबलाइज नेशनलाइज किया गया 1949 में। इस तरीके से जो है बातें लिखी हुई हैं। अब आप इससे आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि व्हेन वाज आरबीआई नेशनलाइज, इंडिया में आरबीआई को कब नेशनलाइज किया गया। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जहां पर आपका जो आंसर है वो आपको इजीली मिल जाएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि आरबीआई जो है वो 1949 में नेशनलाइज हुई। जब आप कहीं ना कहीं पैसेज को एक बार ही देखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि 1949 जो है कहां लिखा हुआ है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है, जो जहां पर फैक्ट लिखा होता है, कहने की डेटा लिखा होता है, डेटा अगर गिवन है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज कंप्लीट जो आपका पैसेज होता है उसमें डेटा को देखना बहुत इजी हो जाता है कि डेटा कहां पर मेंशन है। तो ऐसे में आपके लिए कहीं ना कहीं जो चीजें वो इजी हो जाती हैं। तो जो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनने के चांस कम रहते हैं। अब ये नहीं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, आता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बनने के चांस कम रहते हैं। ठीक है, और अगर आ गया एग्जाम में, आते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, आते हैं, और अगर आ गया तो आपके लिए अच्छी बात है, आप लकी होंगे कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन का मतलब है कि कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, कोई प्रश्नवाचक क्वेश्चन पूछ लिया। सपोज करो फॉर एग्जांपल, अगर हम एक बात यहाँ पर आपको बताएं एग्जांपल के तौर पे, जैसे सपोज करो कोई पॉलिटिकल इशू के ऊपर एक पैराग्राफ आपको गिवन है, जैसे यहाँ पे लिखा होगा इसमें
पैराग्राफ में दैट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इस कंप्लीट पैसेज में एक लाइन ये लिखी हुई है। अब यहाँ पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ लेंगे कि प्रश्नवाचक का मतलब है इंटेरोगेटिव, जैसे क्वेश्चन बना के पूछ लेंगे, जैसे हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपसे पूछ लिया क्वेश्चन बना करके कि कौन है, मतलब एक सिंपल लाइन लिखी हुई थी और उसी के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन बना के पूछ लिया। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनने के चांस रहते हैं, बट मैं जैसे कि मैंने कहा कि इतने ज्यादा इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, और अगर बन गया तो आप लकी होंगे उस केस में। तो पहला होता है सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इस सब चीजों के ऊपर जो कि हमने अभी समझे। इसके बाद बनते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन। अब गाइस इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या कैसे होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अप्रत्यक्ष सवाल। ये क्वेश्चन जो है इनका आंसर आपको डायरेक्ट नहीं मिलता है पैसेज में, आपको सोचना पड़ता है थोड़ा सा। जैसे एग्जांपल के तौर पे व्हाट डज पैसेज और ऑथर सजेस्ट, अब यहाँ पर उसका सजेशन पूछा गया है कि जो ऑथर है वो क्या सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में गाइज आपको कहीं ना कहीं पैसेज का इंट्रोडक्शन पार्ट जो है, स्टार्टिंग की 2-3 लाइनें पढ़ेंगे आप और एंड पढ़ेंगे, एंड की 2-3 लाइनें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑथर क्या कहना चाहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उस कंप्लीट पैसेज में जो ऑथर है अपनी बात वहीं से स्टार्ट करता है, और कहीं ना कहीं जब पैसेज खत्म हो रहा होता है वो कहीं ना कहीं कंक्लूड कर रहा होता है अपनी बात को। तो जब आप कंक्लूजन पढ़ते हो किसी चीज का तो आपको समझ में आ जाता है कि वो क्या कहना चाहता है। तो गाइज ये जो तरीके हैं क्वेश्चन का आंसर निकालने के, मैं आपको बताऊंगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जो है चीजें करनी है। बट गाइज अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनता है जो कि बनेगा एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको फिर कहीं ना कहीं पैसेज जो है थोड़ा बहुत पढ़ने की जरूरत पड़ती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पैसेज बिल्कुल ना पढ़े, कहीं ना कहीं पैसेज पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पूरा पैसेज हमें नहीं पढ़ना है। पूरा पैसेज हमें क्या करना है, नहीं पढ़ना है, मैं बताऊंगा अभी आगे। नेक्स्ट आपका वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। अब वोकैबुलरी का मतलब है कि जो आपके वर्ड्स हैं वो आपके स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपके एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, मीनिंग ऑफ टर्म और फ्रेज पूछ लिया जाता है। जैसे हिंदी में बात करें तो विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द पूछ लेते हैं, शब्द या वाक्यांश का अर्थ पूछ लेते हैं। तो ऐसे में आपकी वोकैबुलरी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अब वोकैबुलरी स्ट्रांग कैसे करेंगे? वोकैबुलरी स्ट्रांग करने का एक तरीका है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर जो है एक बहुत अच्छा तरीका है आपकी अपनी वोकैबुलरी स्ट्रांग करने का। मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप द हिंदू पढ़ सकते हो। द हिंदू एक अच्छा पेपर है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। इसकी जो एंड्रॉइड ऐप आती है अपने मोबाइल फोन में, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मोबाइल फोन में इसकी जो ऐप है वो फ्री में आपको अवेलेबल हो जाएगी गूगल प्ले स्टोर से, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर पूरा पेपर नहीं पढ़ पाते हो, टाइम नहीं है इतना, तो आप एडिटर वाला पेज पढ़ लें। एडिटोरियल वाला पेज जो है वो भी वहां पर आपको अवेलेबल हो जाता है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगेंगे, और इससे क्या होगा, जो आपकी रीडिंग स्किल्स हैं, जो आपकी वोकैबुलरी कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो जाएगी, बिकॉज उसके अंदर जो वर्ड्स हैं वो रिपीट होते हैं बार बार, और उन वर्ड से जब आप बार बार टकराते हो, बार बार उनको देखते हो, तो कहीं ना कहीं जो आपकी वोकैबुलरी वो स्ट्रांग होती जाती है। तो एंटोनिम सिनोनिम जो है वो एक दिन में नहीं आते हैं, कितनी भी कोशिश कर लो एक दिन में आप नहीं सीख पाओगे। ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है चीजों को समझने का, अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाने का। और ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 6 मंथ, 6 महीने से 1 साल जो है आपको रेगुलर बेसिस पे द हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया या मिंट हो गया, मिंट करके एक पेपर भी आता है, वो भी अच्छा है। आप इसमें से किसी भी पेपर को इंस्टॉल, इसकी एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहें तो आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। गाइस इसके अलावा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है आपका सजेस्ट टाइटल। कई बार आपसे ना टाइटल ही पूछ लेते हैं कि बताओ इस पैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए, तो शीर्षक जो है वो भी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा थीम पूछ लेते हैं कि पैसेज की थीम क्या है, मेन आइडिया क्या है पैसेज का जिसके ऊपर बात की जा रही है। तो गाइस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि पैसेज को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से, बताओ बताओ, कौन कौन से 2 पार्ट? एक है आपका मेन आइडिया और एक है आपका सपोर्टिंग आइडिया। जैसे कि मैंने बताया था कि जिस बारे में पूरे पैसेज में बात की जा रही है दैट इज द मेन आइडिया, जिस बारे में बात की जा रही है। जैसे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बात की जा रही है, या सपोज करो हमारी इंडिया में कोविड से रिलेटेड जो बीमारी चली है, अभी कोविड जो अभी मतलब अब तो खत्म होने वाली है, खत्म ही हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो जो कोविड की जो बीमारी है इससे रिलेटेड कोई पैसेज गिवन है, तो मेन आइडिया क्या है, दैट इज कोविड-19 की, इसके ऊपर जो है पैसेज गिवन है। अब उसके सपोर्टिंग आइडिया गिवन होंगे कि किस तरीके से हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, कब फैला, कहाँ फैला, कितने लोगों की डेथ हुई, तो सपोर्टिंग आइडिया होता है। तो एग्जाम में ना कई बार ये पूछ लेते हैं कि मेन आइडिया क्या है, मतलब इसकी थीम क्या है पैसेज की, जो पैसेज है वो किस बारे में गिवन है। तो कहीं ना कहीं इस तरह का जो आपका क्वेश्चन है वो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। पैसेज का जो है विषय पूछ लेंगे, या फिर पूछेंगे कि मुख्य विचार क्या है पैसेज का, हिंदी में बात करें तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में आपको जो आपका पैसेज है उसकी स्टार्टिंग की 2-3 लाइन अगर आप पढ़ेंगे और लास्ट की 2-3 लाइन पढ़ोगे, तो ऐसे में आपको पता चल जाएगा कि जो मेन आइडिया है वो किस बारे में बात की जा रही है। वैसे भी आप इतना तो
नालायक होनी कि बिल्कुल ही समझ में ना आए, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं यहाँ पर, थोड़ा बहुत तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप बिल्कुल ही चीजें ना समझें, बिल्कुल ही कुछ नहीं आ रहा समझ में, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। दो चार लाइनें पढ़ेंगे तो कुछ बहुत तो समझ में आएगा ना कि पैसेज में किस बारे में बात की जा रही है। तो बस दैट इज द मेन आइडिया, उसी बारे में बात की जा रही है पैसेज में। मैं आपको बताऊंगा अभी क्वेश्चन सॉल्व करके, हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इससे पहले हम क्वेश्चन करें मैं आपको कुछ टिप्स बता दूं, कुछ टिप्स हैं सॉल्व करने की क्वेश्चन को, और इन टिप्स को आपको हर जगह फॉलो करना है। आप चाहे हमारे यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे बीएड का एंट्रेंस दे रहे हो, चाहे आपका सीटेट दे रहे हो, या इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे रहे हो, हर जगह जो है इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो जो कहीं ना कहीं जो आपका क्वेश्चन है वो आपके लिए ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। गाइस चलिए समझते हैं फटाफट से कौन कौन सी टिप्स हैं। पहले है रीड द पैसेज केयरफुली। नहीं नहीं नहीं, यही काम आपको नहीं करना। आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, बिकॉज अगर आपने पूरा पैसेज पढ़ने बैठ गए तो स्टार्टिंग के 2-4 मिनट तो आप ऐसे खत्म कर जाओगे। 5 मिनट तक मान के चलो कि आप 5 मिनट जो है अपने पैसेज कैसे खा जाओगे, और उसके बाद जब आप क्वेश्चन पढ़ने आओगे तो आप भूल जाओगे कि आपने क्या पढ़ा था। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आप हमेशा प्रेशर में रहते हो, और ऐसे में आप जो चीजें हैं अपने दिमाग में नहीं बिठा सकते। पैसेज काफी बड़ा होता है, ऐसे तो नहीं 5-6 लाइन का पैसेज है तो आपको चीजें याद रहेंगी। पैसेज काफी बड़ा होता है, 2-3 पैराग्राफ गिवन होते हैं, तो ऐसे में आप जो चीजें वो भूल जाते हो। तो आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, पैसेज पढ़ना इज कंप्लीटली टाइम वेस्ट का। पूरा पैसेज नहीं पढ़ना, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो क्या करें? पैसेज ना पढ़ें, रीड क्वेश्चंस फर्स्ट। आपको क्वेश्चन पहले पढ़ने हैं। आप ऐसा नहीं कि सर ने बोला था क्वेश्चन पहले पढ़ना तो पांचों की पांचों क्वेश्चन आपने स्टार्टिंग में पढ़ लिए कि सर ने क्या बोला था। नहीं, पांचों क्वेश्चन नहीं पढ़ने, फिर आप क्वेश्चन भूल जाओगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। एक क्वेश्चन पढ़ लो, या ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन पढ़ लो, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ने आपको। इससे ज्यादा क्वेश्चन पढ़ोगे तो भूल जाओगे कि क्वेश्चन ही क्या है। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन पढ़ें प्रेफरेबली, नहीं तो आप 2 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन बिल्कुल ना पढ़ें। इसके बाद गाइस नेक्स्ट टिप आती है आपकी मेक मीनिंग इन इंग्लिश और हिंदी ओनली। जैसे सपोज करो अगर आप इंग्लिश का पढ़ रहे हो अनसीन पैसेज दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो आप उसकी मीनिंग इंग्लिश में ही निकालें, उसको हिंदी में निकालने की कोशिश ना करें। अगर आप हिंदी में पढ़ा है तो उसकी मीनिंग हिंदी में ही रहने दो, क्योंकि हिंदी में कुछ ऐसे टफ वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होती है। तो ऐसे में उसकी मीनिंग का अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ कर दोगे आप लोग। मीनिंग मत निकालो, जो लिखा है लाइन उसको पढ़ लो, और उसके बाद उसी को पढ़ने के बाद आप उसके क्वेश्चन मतलब उस लाइन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, दैट इज की एग्जांपल मैंने दे दिया यहाँ पर, अमंग ABC मिस्टर ए इज ए कॉस्मोपॉलिटन। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई एक पैसेज में ये वाली लाइन लिखी हुई थी कि जो ABC 3 लोग हैं, इसमें जो मिस्टर ए है वो कॉस्मोपॉलिटन है। अब मुझे कॉस्मोपॉलिटन की मीनिंग नहीं पता, मुझे नहीं पता कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि हु इज कॉस्मोपॉलिटन, तो क्या मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकता? ऑब्वियस ही बात है, मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूं, दैट इज मिस्टर ए इज ए कॉस्मोपॉलिटन, है ना। तो मैंने इस कॉस्मोपॉलिटन की मीनिंग जाने बिना ही मैंने इस क्वेश्चन का सही एकदम आंसर कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तब भी मैं उस क्वेश्चन का आंसर कर सकता हूं। बस करना क्या है, आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। आपको ये नहीं होना चाहिए कि आपको इस वर्ड की मीनिंग नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दो या आगे बढ़ जाओ, ऐसा नहीं करना। आप कॉन्फिडेंस में रहो, चीजें जो है वो आपसे ही होंगी, डेफिनेटली आपसे ही होंगी, बिकॉज क्वेश्चन जो है आपको दिया गया है और आपने प्रिपरेशन करी है, तो डेफिनेटली जो चीजें हैं आपसे होंगी ही होंगी, क्यों नहीं होंगी भाई। ठीक है, हिंदी में बात करें तो उदाहरण इसमें दिया हुआ था कि ABC में मिस्टर ए जो एक महानगरी है। महानगरी, अब ये महानगरी जो है वो मुझे नहीं पता कि इसकी क्या मीनिंग होती, क्या अर्थ है। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि महानगरी कौन है, तो मैंने महानगरी वर्ड देखा था ना, उस वर्ड की हेल्प से मैं बता दूंगा कि जो मिस्टर ए है वो महानगरी है। तो इस तरीके से जो है मैं अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता हूं। इसके अलावा गाइज क्वेश्चन जो है मोस्टली एग्जामिनर जो है आपको सीक्वेंस वाइज ही देते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, अगर एग्जाम में आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कुछ, तो उसका जो मीनिंग, उसका जो आंसर है वो 90% केस में आपको पहले पैराग्राफ में मिलता है। जो सेकंड या थर्ड क्वेश्चन है वो आपको 90% केस में सेकंड या थर्ड पैराग्राफ में मिलता है। तो कहने का मतलब है कि 90% केस में ऐसा होता है कि जो एग्जामिनर है वो सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन पूछता है। ऐसा नहीं कि पहले क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल लास्ट वाले पैराग्राफ में मिलेगा। मतलब 3 पैराग्राफ गिवन है, एक पैराग्राफ गिवन है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो ऐसा नहीं है कि पहला जो क्वेश्चन है वो आपको लास्ट वाले पैराग्राफ में मिले। 90% चांस है कि जो इसका आंसर है पहले क्वेश्चन का वो पहले ग्राफ में मिलेगा, फिर दूसरे का इधर मिलेगा, तीसरे का इधर मिलेगा। इस तरीके से मतलब चांस रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ऐसा होता है, बट 90% केस में ऐसा ही होता है। मैंने काफी सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑलरेडी देखे हैं आपके यूजीसी नेट एग्जाम के, सभी में जो एक चीज कॉमन थी दैट वाज कि जो क्वेश्चन थे वो सीरियल वाइज थे। मतलब जो क्वेश्चन आपसे पूछे हुए थे वो सीक्वेंस वाइज पूछे हुए थे। पहले क्वेश्चन का आंसर पहले वाले पैराग्राफ में ही था, सेकंड वाले का सेकंड वाले पैराग्राफ में था। इस तरीके से जो चीजें हैं आपको समझनी है गाइज,
और प्रैक्टिस करनी है। सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस करनी, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीजें उतना ज्यादा आपको ईजी लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये थी कुछ टिप्स, और अब हम इन टिप्स का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। यूजीसी नेट में पूछा, आपके यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, और इसी को आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। सो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब यहाँ बोला हुआ रीड द फॉलोइंग पैसेज। अब यही काम हमें नहीं करना है, हमें क्वेश्चन को रीड नहीं, हमें पैसेज को रीड ही नहीं करना, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन रीड करना है। जैसे इसका मैं हिंदी में बता दूं, हिंदी में स्टूडेंट्स हैं, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो हमें पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट हमें क्वेश्चन को रीड आउट करना है और उसके बाद हमें आंसर को देखना है। और हम यहाँ पर कीवर्ड टेक्निक अपनाने वाले हैं। अभी जो कीवर्ड टेक्निक मैंने आपको पहले बता दी थी, कीवर्ड टेक्निक क्या होती है, मैं थोड़ा सा और इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा आपको सभी को। सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, दैट इज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा द बैलेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। डायरेक्ट हमने क्वेश्चन पढ़ा है, आयुर्वेद के अनुसार शरीर के आंतरिक परिवेश का संतुलन क्या है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। अब ऑप्शन गिवन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको कीवर्ड आइडेंटिफाई करने हैं। कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड होते हैं जो कि आपको इजीली आंसर ढूंढने में हेल्प करते हैं। अब इस कंप्लीट क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है जिसके बारे में पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि आयुर्वेद के हिसाब से बैलेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट की बात की जा रही है। तो यहाँ पर इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी जो वो हमारा कीवर्ड हो जाएगा। इस कीवर्ड को आपको याद रखना है और फिर आपको आंसर ढूंढना है। अगर हिंदी में बात करें तो आंतरिक परिवेश का संतुलन, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये आपका कीवर्ड है और इसी कीवर्ड को ध्यान में रख करके आपको आंसर को ढूंढना है, सर्च करना है पैसेज के अंदर। तो चलिए गाइस हम बात कर लेते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में। चलो फटाफट से ऊपर चलते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी के बारे में बात की जा रही है, इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो कीवर्ड था हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट बैलेंस के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बात की जा रही है बैलेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट। तो या तो आंसर आपको यहाँ मिल सकता है या कहीं और मिलेगा, तो एक बार देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ डायनेमिक बैलेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट दैट पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस द सेंसरी ऑर्गन, माइंड एंड सेल। एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक एंड हैज मेंटल फिजिकल मेकअप दैट डिटरमाइंस। और इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें आंसर नहीं मिल रहा है। आगे देख लेते हैं कहाँ लिखा हुआ है इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में। इंटरनल एनवायरनमेंट आयुर्वेदिक इंडिकेट्स द मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द इंटरनल। देखो यहाँ लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट रिक्वायर्स हार्मनी विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। लिखा हुआ है साफ साफ क्लियरली मेंशन है ना कि भाई जो हमारा बैलेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट है उसकी हार्मनी होनी चाहिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में बात की जा रही है। अब हम आंसर में चलते हैं डायरेक्ट। देखो लिखा हुआ है इस बारे में, देखो कहीं मेंशन है हैज नो रिलेशन विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ऐसा नहीं है। हैज ओनली नॉमिनल, ऐसा भी नहीं है। इज क्लोजली रिलेटेड टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, है ना। तो यहाँ पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात कही गई है, इंटरनल एनवायरनमेंट के बैलेंस की इसके साथ ज्वाइंट करके। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इस तरीके से आप कीवर्ड पकड़ेंगे और कीवर्ड के अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना है। देखो कितने विद इन सेकंड हमने आंसर निकाला है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और करके दिखाता हूँ, आपको और अच्छे समझ में आएगा। आयुर्वेदिक एडवोकेट्स, यहाँ पर आयुर्वेदिक जो है किस चीज की वकालत करता है? तो ये जो वकालत टर्म है ना, जो एडवोकेट टर्म है, यहाँ पर ये हमारा कीवर्ड हो जाएगा। और इसी कीवर्ड को अब हमें सर्च करना है ऊपर पैराग्राफ में कि ये जो कीवर्ड है कहाँ मेंशन है। आयुर्वेद एडवोकेट्स किस बारे में एडवोकेट करता है? चलो फटाफट से देखते हैं। आयुर्वेद एडवोकेट्स, मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन होंगे उनका आंसर आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। मतलब पैराग्राफ 1 के अंदर ज्यादातर चांसेस होंगे कि स्टार्टिंग के जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर स्टार्टिंग में मिलेगा, और जो लास्ट के क्वेश्चन है फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन उनका आंसर लास्ट के पैराग्राफ में मिलना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका मतलब ज्यादा चांसेस है कि इसका आंसर ऊपर ही मिलना चाहिए। तो यहाँ पर बात की जा रही है एडवोकेट को लेकर के। आयुर्वेद किस चीज की एडवोकेटिंग करता है ना। तो यहाँ पर देखो कहीं कीवर्ड लिखा हुआ है एडवोकेट, देखो कहीं पर लिखा है, हमने देखा स्टार्टिंग में कहीं भी नहीं लिखा एडवोकेट, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है आयुर्वेद हैज बीन अ पायनियर इन एडवोकेटिंग। अब यहाँ पर एडवोकेट वाला वर्ड यूज हो गया, इसका मतलब आंसर इसके आसपास छुपा हुआ है ना। सो एडवोकेटिंग इंडिविजुअलिस्टिक मेडिसिन सिंस हिस्टोरिकल टाइम, यहाँ पर इंडिविजुअलिस्टिक मेडिसिन की बात की जा रही है। एडवांस इन ह्यूमन जेनेटिक्स एंड मेडिकल जेनेटिक्स हैव slowly led to the emergence of an individualistic approach to medicine that tailor medical intervention to the individual needs। तो यहाँ पर आयुर्वेदिक जो है, जो यहाँ पर बात की जा रही है एडवोकेटिंग से रिलेटेड, वो है इंडिविजुअल से टर्म से रिलेटेड है ना। तो चलो फटाफट से हम एक बार क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं भाई कि यहाँ पर इंडिविजुअल कहीं मेंशन है क्या। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आयुर्वेद एडवोकेट्स इंडिविजुअल ट्रीटमेंट, है ना। बस बाकी सारे आंसर हट जाएंगे, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट इज द राइट आंसर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत उपचार जो हो जाएगा, इस चीज की वकालत करता है आयुर्वेद। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, इतना ईजी है क्वेश्चन को करना, समझ लो। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और आंसर इजीली आपका हो जाएगा। फिर आपने देखा कि आयुर्वेद स्टार्टिंग से लेकर के जो पूरा पैराग्राफ है वो आयुर्वेद आयुर्वेद से भरा पड़ा है। देखेंगे आयुर्वेद यहाँ भी है ना, हर जगह आयुर्वेद की बात की जा रही है, आयुर्वेद है ना, आयुर्वेद हर जगह आयुर्वेद की बात की जा रही है, पूरे पैसेज में आयुर्वेदा की बात की जा रही है। तो जो आयुर्वेदा है ये इस क्वेश्चन की मेन थीम हो सकती है, और इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
द एप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ दिस पैसेज वुड बी, है ना, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? डायनेमिक इक्विलिब्रियम नहीं, डिसीज ट्रीटमेंट इन इंडिया नहीं, आयुर्वेद यस, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नहीं। तो यहाँ पर कंप्लीट जो पैसेज है वो आयुर्वेद के बारे में गिवन है, तो सिंपल एक ही सेकंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए आयुर्वेद, आयुर्वेद, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में तो कुछ सोचना ही नहीं था। और ज्यादातर अगर क्वेश्चन में आपको दिक्कत आए टाइटल या फिर थीम ढूंढने में, तो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना है कि जो पैराग्राफ है इसके स्टार्टिंग की 2 लाइनें पढ़ लो, ये 2 लाइनें पढ़ लो स्टार्टिंग की, और इसी पैराग्राफ की लास्ट की 2 लाइनें पढ़ लो। अगर आप इतना कर लोगे तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई ये जो पैसेज आपका पैराग्राफ है वो किस बारे में दिया गया है। वैसे भी अगर आप 1-2 आंसर ढूंढना स्टार्ट करोगे ना, तो वैसे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो ज्यादातर आपका आरसी है वो किन किन टर्म्स को के बारे में लिखा हुआ है ज्यादातर, और उसका जो थीम है वही हो जाएगा फिर, जिसके बारे में ज्यादा लिखा होगा, है ना, जो टर्म्स ज्यादा वहां पर मेंशन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ हेल्थ। अब यहाँ पर आयुर्वेदिक जो सिस्टम है ना, ये आपका कीवर्ड है इस क्वेश्चन में, और इसी कीवर्ड को ध्यान में रख करके हम ऊपर आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, है ना। स्वास्थ्य की आयुर्वेदिक व्यवस्था क्या है? तो यहाँ पर जो आयुर्वेदिक व्यवस्था है ये हिंदी वाले बच्चों के लिए कीवर्ड है, और इसी टर्म को आपको सर्च करना है कि ऊपर कहाँ पे गिवन है आयुर्वेदिक सिस्टम। तो चलो गाइस बात करते हैं आयुर्वेदिक सिस्टम के बारे में, ऊपर चलते हैं फटाफट क्वेश्चन में। आयुर्वेदिक सिस्टम क्या, किसके बारे में बात कर रहा है? सो आयुर्वेदिक सिस्टम कहाँ पे मेंशन है देखते हैं एक बार। सो आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो लास्ट के क्वेश्चन होंगे उनके आंसर जो है लास्ट वाले पैराग्राफ में मिलने के ज्यादा चांसेस होंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अब आपको, क्योंकि लास्ट के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम कर रहे हैं अभी, तो हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए कि जो हमारा कीवर्ड है वो हम पहले, अब हम लास्ट में देखना शुरू करेंगे, बाद में पहला पैराग्राफ देखेंगे। समझ रहे हो अप्रोच क्या होनी चाहिए? अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अगर आप आंसर देख रहे हो, तो ऐसे में आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि पहले हम पैराग्राफ 1 में देखेंगे, आंसर नहीं मिला तब हम पैराग्राफ 2 में देखेंगे। और अगर क्वेश्चन नंबर 4 या 5 कर रहे हो, तो आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि अब हम इस क्वेश्चन का आंसर जो है, कीवर्ड जो है हम जो सर्च करेंगे, वो पहले हम लास्ट के पैराग्राफ में करेंगे, बिकॉज ये लास्ट के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो पहले हम लास्ट वाला पैराग्राफ देखेंगे, यहाँ पे आंसर मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तब हम ऊपर वाले पैराग्राफ में जाएंगे। तो अगर आपकी ये अप्रोच रहेगी तो उससे आपका टाइम बचेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि आंसर मिलने के ज्यादा चांसेस आपके लास्ट पैराग्राफ में ही ज्यादा होंगे, क्योंकि लास्ट के क्वेश्चन ही है ना। तो यहाँ पर आयुर्वेदिक सिस्टम की बात की गई है, तो चलो फटाफट से देख लेते हैं हम लोग। पहले लास्ट वाले पैराग्राफ से शुरू करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आयुर्वेदिक सिस्टम की बात देखो कहाँ पे करी गई है ना। देखो फटाफट से देखो 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 देखो, हाँ ये रहा, आयुर्वेद इवॉल्व एज एन इको कॉन्शियस सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर। तो यहाँ पर जो आयुर्वेद सिस्टम है वो क्या है? इको कॉन्शियस है, इको कॉन्शियस सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर है, ऐसा लिखा हुआ है। चलो आंसर में चलते देखते हैं, ऐसा कुछ मेंशन है क्या? क्वेश्चन नंबर 4, हाँ देखो ये रहा, इकोलॉजिस्ट कॉन्शियस, है ना, इको कॉन्शियस के बारे में बात करता है। सो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका आंसर, पारिस्थितिक चेतना के बारे में बात करता है यहाँ पर, है ना। तो देखो कितना इजी है, अगर आप इस अप्रोच से करेंगे तो आपको आंसर मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अब देखो यहीं पर अगर क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी तो क्या करोगे आप? इस कीवर्ड को आप स्टार्टिंग से सर्च करना स्टार्ट करोगे, ज्यादा टाइम लगेगा, टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, जबकि टाइम ही तो बचाना है हमें, क्योंकि हमें डीआई के लिए टाइम बचाना है, हमें मैथ के लिए टाइम बचाना है। और अगर आप मेरी क्लासेस देख रहे हो, ये रिवीजन सीरीज अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो आपको पता लग गया है कि लास्ट क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 4 और 5, इसको हमें पहले लास्ट वाले पैराग्राफ में देखना है, बाद में फर्स्ट वाले पैराग्राफ में देखना है। इससे आपका टाइम बचेगा, क्योंकि ज्यादा चांसेस है कि लास्ट वाले पैराग्राफ में इसका आंसर मिल जाएगा हमें, है ना। तो ये एडवांटेज होता है क्लासेस देखने का, रिवीजन सीरीज का, क्योंकि मैं एक पावरफुल रिवीजन सीरीज आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ, जिससे जो है आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? इकोलॉजी इज कॉन्शियस। ठीक है, चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो गाइस क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एवरी पर्सन्स लाइफस्टाइल शुड टेक इनटू अकाउंट द फॉलोइंग। आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति की जीवन शैली को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, देयर फेवरेट थिंग्स फॉलोइंग ए हेल्थी डाइट, या फिर देयर पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया एंड चेंजिंग सीजन एंड चीपली अवेलेबल थिंग्स। तो गाइस हम देखो ऑप्शन तो पढ़ नहीं, वैसे हमने पढ़ दिए, बट ऑप्शन पढ़नी नहीं, आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन की कीवर्ड को उठाना है। सो एवरी पर्सन्स लाइफस्टाइल, यहाँ पर ये इसका कीवर्ड हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ये कीवर्ड हो जाएगा। अब कीवर्ड कैसे पहचाने जाते हैं, ये आप जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 8 से 10 आरसी की प्रैक्टिस कर लो, इनफ है। आप फिर आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में इजीली बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आएगा कि कीवर्ड क्या होता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। अब देखो ये तो कीवर्ड हो नहीं सकता अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। शुड टेक इनटू अकाउंट द फॉलोइंग, ये भी नहीं हो सकता। एवरी पर्सन्स लाइफस्टाइल, यहाँ पर पर्सन की लाइफस्टाइल की बात की जा रही है, तो गाइस ये कीवर्ड हो जाएगा। इस तरीके से जब आप सर्च करेंगे कीवर्ड को, तो देखो आंसर मिलना इजी हो जाएगा, है ना। आयुर्वेद के अनुसार हर व्यक्ति के जीवन शैली, यही आपका जो है कीवर्ड है हिंदी वालों के लिए। अब ये जो कीवर्ड है आपको हिंदी वाले पैसेज में ढूंढना है कि कहाँ पे लिखा हुआ है।
तो चलो मैं एक बार लेके चलता हूँ। एवरी पर्सन लाइफस्टाइल की बात की जा रही है। एवरी पर्सन लाइफस्टाइल है ना। अब देखो क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर चांस है कि लास्ट वाले पैराग्राफ में मिलेगा। तो चलो हम लास्ट वाले पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे, है ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। Ayurveda indicates the maintaining the balance of internal harmony with external environment. Ayurveda declares that man is representative of universe, that microorganism is smaller. ठीक है ठीक है ठीक है, आगे चलते हैं। आयुर्वेदा evolved ecosystem, the planets grow around the in particular place are more suitable for them. Every person has to carve out a lifestyle for himself that takes into account his geographical area and changing season. देखो साफ साफ मेंशन है कि भाई यहाँ पर जो बात की जा रही है वो एवरी पर्सन यानी पर्सनों लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में बात की जा रही है। जो हमारा कीवर्ड था, हमारा कीवर्ड मिल गया, इसी के आसपास आपका आंसर छिपा होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ दैट टेक्स इनटू अकाउंट द जियोग्राफिकल एरिया एंड द चेंजिंग सीजन। तो जियोग्राफिकल एरिया एंड चेंजिंग सीजन इसका आंसर होना चाहिए। चलो गाइस देखते हैं कि क्या इसका आंसर है ये। तो चलो फटाफट से देखते हैं। हाँ जी देखो, देयर पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया एंड चेंजिंग सीजन, इसका आंसर मिल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। तो गाइस इस तरीके से अगर आप ये आपकी अप्रोच रहेगी ना क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो क्वेश्चन आपका जल्दी बनेगा, इजीली बनेगा और एक्यूरेसी के साथ बनेगा, मतलब मिस्टेक होने के चांसेस कम रहेंगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, और जब आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा। अपने जो आपके फीडबैक होते हैं कमेंट सेक्शन में दिया करो, बिकॉज आपके फीडबैक मुझे मोटिवेट करते हैं आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। तो कमेंट सेक्शन में बताया करो कि आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं। अब गाइस देखो, जितना मुझे पढ़ाना था उतना मैंने पढ़ा दिया आपको। एक छोटी सी क्लास में मैं कितना ही पढ़ा पाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं कंप्लीट कंटेंट आपको डिलीवर करूं ऑल 10 यूनिट्स का, वो भी मिनिमम टाइम में, मतलब इतने मिनिमम टाइम में कि एग्जाम से पहले आपका सिलेबस में फिनिश हो जाए प्लस रिवीजन हो जाए, तो आप सुपर फास्ट जो बैच जिसके बारे में मैं स्टार्टिंग में वीडियो में बात कर रहा था, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस इन सभी के हमने 1 मंथ ड्यूरेशन की कोर्सेज आपको अवेलेबल करवाए हैं, जो कि सुपर फास्ट बैच है। इस एग्जाम के लिए हमने इनको डिजाइन किया है। इनको डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है इन सभी कोर्सेज को कि आपको टू द पॉइंट कंटेंट मिल जाए, एग्जाम टारगेटेड कंटेंट मिल जाए, जिसको आप मिनिमम टाइम में सिलेबस प्लस रिवीजन के साथ फिनिश कर पाएं। तो कंप्लीट कंटेंट बायलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस एक ही काम करना है आपको, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम एंड और ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसके लिए हमने अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में लिंक अवेलेबल करवा दिया है। सो बस आप शेयर कर दीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ, जो भी आपके साथ साथी हैं, जो भी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। किसी ग्रुप में अगर आप ऐड हो तो वहाँ पे आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट रिलेटेड अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।